एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और पहले वीडियो में आप वृद्धि के अर्थ एवं परिभाषा का पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए, इससे पहले के वीडियो में आप वृद्धि के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में मैं आपको वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के बारे में बताऊंगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि अगर आप बीएड या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, आपका परीक्षा होने वाला है, तो ये क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से पूछी जाती है। साथ ही सीटेट में भी इससे प्रश्न जो है निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो सीधे चलते हैं कि वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत क्या है। तो वृद्धि एवं विकास के 7 मुख्य रूप से सिद्धांत हैं, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उसके पहले हम कुछ बातें बता देना चाहते हैं, जो सिद्धांत जानने से पहले आपको अति आवश्यक है उसको जानना। कि वृद्धि तथा विकास के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अनेक अध्ययन किए गए हैं। ध्यान दीजिए, वृद्धि तथा विकास के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अनेक अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों से सिद्ध हो गया है कि वृद्धि तथा विकास के फलस्वरूप आने वाले परिवर्तनों में पर्याप्त निश्चित सिद्धांतों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुपालन करती है। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि एवं विकास की जो प्रक्रिया होती है, इस पूरी सृष्टि में, पूरा वर्ल्ड में या पूरा पृथ्वी पर एक निश्चित सिद्धांत का जो है अनुपालन करती है। इन सिद्धांतों को वृद्धि तथा विकास के सामान्य सिद्धांत के नाम से पुकारा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययनकर्ता के लिए वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को संचालित करने वाले सिद्धांतों को जानना अति आवश्यक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे हम पेड़ लगाएंगे, ऐसे ही उसमें फल उपजते हैं या फल प्राप्त होते हैं। तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने बच्चों को आप सुदृढ़ बनना चाहते हैं, तो उनकी वृद्धि एवं विकास के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। तो अब हम आपको इसके सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 7 सिद्धांत हैं। और आपको पहले बताते चलें कि इस वीडियो में आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, साउंड संबंधी समस्या आ रही है, तो आप जो कमेंट करके आप निश्चित रूप से हमसे उसको पूछ सकते हैं। तो हमारे जो 7 सिद्धांत हैं वह है निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, परिमार्जित का सिद्धांत, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, और 5वां है समान प्रतिमान का सिद्धांत, और 6ठा है समन्वय का सिद्धांत, 7 है वंशानुक्रम, 6ठा नंबर पर है समन्वय का सिद्धांत, जबकि 7वां नंबर पर है वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। पुनः आप इसको एक बार रिपीट हम कर देते हैं, जिससे कि आपको समझने में सुविधा होगी कि वृद्धि एवं विकास के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। निम्नलिखित 7 मुख्य रूप से सिद्धांत हैं। और पहला है निरंतरता का सिद्धांत। आप चाहें तो इसके कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। दूसरा है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तीसरा है परिमार्जितता का सिद्धांत। तीसरा है परमार्जितता का सिद्धांत। चौथा है निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। चौथा है निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। आपको बताते चलें कि हम इस सभी सिद्धांतों का विस्तार से भी चर्चा इस वीडियो में ही करेंगे। अगला है 5 नंबर पर समान प्रतिमान का सिद्धांत। 5वां है समान प्रतिमान का सिद्धांत। 6ठा नंबर पर है समन्वय का सिद्धांत। 6ठा नंबर पर है समन्वय का सिद्धांत। और 7वां एवं अंतिम है वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। यही हमारा वृद्धि एवं विकास के 7 सिद्धांत है। और इसी से जो है निश्चित रूप से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे इन सभी का, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला हमारा जो सिद्धांत है उसमें है, जैसा कि आप जान चुके हैं, निरंतरता का सिद्धांत। अब हम चर्चा करेंगे विस्तार से कि निरंतरता का सिद्धांत क्या है। निरंतरता का सिद्धांत क्या है, इसको जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं सीधे निरंतरता का सिद्धांत पर। इसके बारे में इस प्रकार है कि निरंतर विकास के सिद्धांत के अनुसार
ध्यानपूर्वक सुनिएगा। निरंतर विकास के सिद्धांत के अनुसार वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया निरंतर अविराम गति से चलती रहती है। कभी यह मंद गति से चलती है तो कभी तीव्र गति से चलती है। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में समग्रता का भाव निहित रहता है। वृद्धि तथा विकास को अलग अलग सोपानों में नहीं बांटा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया को समग्रता का भाव निहित रहता है। वृद्धि तथा विकास को अलग अलग सोपानों में नहीं बांटा जा सकता है। उदाहरण, प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र रहती है, इसके बाद के वर्षों में धीमी हो जाती है, परंतु विकास की प्रक्रिया अनवरत लगातार चलती रहती है। निरंतर विकास के सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि वृद्धि तथा विकास में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। सुन लीजिए, निष्कर्ष निकलता है कि वृद्धि तथा विकास में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। एक बार सुन लीजिए निरंतरता के सिद्धांत के बारे में कि निरंतर विकास के सिद्धांत के अनुसार वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया निरंतर अविराम गति से चलती रहती है। कभी यह मंद गति से चलती है तो कभी तीव्र गति से चलती है। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में समग्रता का भाव निहित रहता है। वृद्धि तथा विकास को अलग अलग सोपानों में नहीं बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए, प्रारंभिक अवस्था में यानी कि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र गति से होती है। आप 2 और 4 दिन के बच्चों में अंतर विभेद कर सकते हैं। इसके बाद के वर्षों में धीमी हो जाती है, परंतु विकास प्रक्रिया अनवरत लगातार चलती रहती है। निरंतर विकास के सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि वृद्धि तथा विकास में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि यह धीरे धीरे लगातार निरंतर रूप से यह प्रक्रिया चलती रहती है। अब हमारा दूसरा सिद्धांत है वह है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है वह क्या है? व्यक्तिगतता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत है कि विकास के व्यक्तिगतता सिद्धांत बताता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। ध्यान दीजिएगा, विकास की व्यक्तिगतता का सिद्धांत बताता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी गति से विकास करता है। एक ही आयु के 2 बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अथवा चारित्रिक आदि विभिन्नताओं का होना विकास की व्यक्तिगतता को इंगित करता है। यही कारण है कि आयु के समान होने पर भी बालक परस्पर क्या है? भिन्न होते हैं। पुनः आपको इसके सामान्य भाषा में बता देते हैं, वह है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, और यह कहता है कि कहीं सामान्य उम्र होने के बाद भी अलग अलग विद्यार्थियों में विकास एवं वृद्धि अलग अलग होती है। किसी का रुचि किसी दूसरे क्षेत्र में होता है, किसी की रुचि किसी दूसरे क्षेत्र में होता है। कोई ज़्यादा लंबा हो जाता है तो कोई मोटा हो जाता है, किसी का वेट कम हो जाता है तो किसी का वेट ज़्यादा होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वृद्धि एवं विकास के प्रक्रिया में व्यक्तिगत होती है, किसी में कोई समानता नहीं होती है। सब में अलग अलग ढंग से वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया चलती है। इसमें विभेद जो होता है शारीरिक रूप से होता है, मानसिक रूप से होता है, सामाजिक रूप से होता है या चारित्रिक रूप से होता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के दूसरे सिद्धांत के अनुसार यानी कि व्यक्तिगतता के सिद्धांत के अनुसार बालकों में वृद्धि एवं विकास में समानता नहीं होती है। वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, चारित्रिक रूप से भिन्न भिन्न होता है। वृद्धि एवं विकास का तीसरा जो सिद्धांत है वह है परिमार्जितता का सिद्धांत। परिमार्जितता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित बातें हैं जो इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि विकास की परिमार्जित का सिद्धांत यह बताता है कि विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव होता है। ध्यान दीजिएगा कि विकास की परिमार्जन का सिद्धांत यह बताता है कि विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रयासों के द्वारा विकास की गति को वांछित दिशा की ओर तथा तीव्र गति से उन्मुख किया जा सकता है। विकास का यह सिद्धांत शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी माना जाता है।
शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा बालक के विकास को वांछित दिशा में अधिक तीव्र गति से अग्रसर करने का प्रयास किया जा सकता है। पुनः एक बार इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि वृद्धि एवं विकास का जो तीसरा सिद्धांत है उसका नाम है परिमार्जितता का सिद्धांत। ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि विकास की परिमार्जन का सिद्धांत यह बताता है कि विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव होता है। ध्यान दीजिएगा, विकास की परिमार्जितता का सिद्धांत यह बताता है कि विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रयासों के द्वारा विकास की गति को वांछित दिशा की ओर तथा तीव्र गति से उन्मुख किया जा सकता है। विकास का यह सिद्धांत शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी माना जाता है। शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा बालक के विकास को वांछित दिशा में अधिक तीव्र गति से अग्रसर करने का प्रयास किया जा सकता है। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैक्षिक दृष्टि से वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत का कौन सा सिद्धांत काफ़ी उपयोगी है। इसका जवाब होता है कि परिमार्जितता का सिद्धांत। अब हम बताते हैं आपको अगला, निश्चितता का पूर्वकथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। यह भी अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चितता का पूर्वकथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत है। इसके पहले आपको बताते चलें कि हमारा वृद्धि एवं विकास का 7 सिद्धांत हैं, जिसमें हम अभी पढ़ चुके हैं निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा पढ़ चुके हैं व्यक्तिगतता का सिद्धांत, तीसरा पढ़ चुके हैं परिमार्जितता का सिद्धांत और चौथा अब हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है निश्चित तथा पूर्वकथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। ये भी सिद्धांत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और आपको बताते चलें कि किसी प्रकार की आपको समस्या हो रही है अगर इस वीडियो में, तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके हमको बताएं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपको अधिक से अधिक लाभ होना। और पुनः रिपीट करते हैं कि यह जो टॉपिक है सीटेट, स्टेटेट, बीएड एवं डीएलएड के सभी विद्यार्थियों को लिए काफ़ी उपयोगी है। तो वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत का चौथा सिद्धांत है निश्चित तथा पूर्वकथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। अब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि प्रत्येक प्रजाति, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रजाति चाहे वह पशु प्रजाति का हो अथवा मानव प्रजाति का, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है जो उस प्रजाति के समस्त सदस्यों के लिए सामान्य होता है तथा उस प्रजाति के समस्त सदस्य उस प्रतिरूप का अनुसरण करते हैं। पुनः सुन लीजिए, यद्यपि किसी भी प्रजाति के सदस्यों में परस्पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, परंतु भिन्नताएं बहुत कम होती हैं तथा उस प्रजाति के सामान्य प्रवृत्ति को प्रभावित नहीं कर पाती हैं। व्यक्तियों के किसी समूह के विकास का अनेक वर्षों तक अवलोकन करने पर विकास के विभिन्न पक्षों के विकासात्मक प्रतिमानों को जाना जा सकता है। विकास के इन प्रतिमानों के आधार पर हम अन्य व्यक्तियों के विकास के पूर्व कथन किया जा सकता है। यहाँ पे संक्षेप में आपको बता सकते हैं कि जो हमारा 4 नंबर पर जो टॉपिक है निश्चित तथा पूर्वकथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, इसके अंतर्गत कहा गया है कि चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, उसका एक ही रूप निश्चित रूप में विकास होता है। अगर एक बिल्ली है, जिस प्रकार एक हिंदुस्तान के बिल्ली का विकास वृद्धि होगा, लंदन में रहने वाली बिल्ली का भी विकास उसी तरह से होगा। अगर हम चर्चा करते हैं आपका कि तोता या मानव के बारे में, तो एक मानव का जैसे उत्तरी गोलार्ध में विकास होगा, उसी तरह मानव का विकास दक्षिणी रूप में होगा। यानी कि संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी का विकास एवं वृद्धि एक निश्चित प्रतिरूप में होगा, उसी रूप में होगा। उनमें 2-4% का भी विभेद जो है हो सकता है। अब हमारा 5वां जो है सिद्धांत है वृद्धि एवं विकास का, उसका नाम है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। 5वां सिद्धांत है वृद्धि एवं विकास का, भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है कि समान प्रतिमान के सिद्धांत के अनुसार समान प्रजाति के, ध्यान दीजिएगा, समान प्रतिमान के सिद्धांत के अनुसार समान प्रजाति के विकास को प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो अथवा मानव प्रजाति हो, अपने प्रजाति के अनुरूप विकास को प्रतिमान का अनुसरण करती है। उदाहरण के लिए संसार के समस्त भागों में मानव प्रजाति के शिशुओं को विकास का प्रतिमान एक ही
तथा मानव शिशुओं के विकास के प्रतिमानों में किसी प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता है। पुनः रिपीट कर देते हैं सामान्य भाषा में कि समान प्रतिमान का सिद्धांत हुआ कि संसार में मानव के विकास की गति जो है समान ढंग से होती है, उसमें किसी प्रकार का अंतर। वृद्धि एवं विकास का हमारा छठा सिद्धांत का नाम है समन्वय का सिद्धांत। आपको बताते चलने की वृद्धि एवं विकास के साथ आपको सिद्धांत बता चुके हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, तीसरा है परिमार्जितता का सिद्धांत और चौथा है निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। और इसके बाद हम आपको बता चुके हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत और अब हम आपको बता रहे हैं समन्वय का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत अपने आप में एक से बढ़कर है। सभी परीक्षा में अनेक बार इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी हैं। तो अब हम सीधे चलते हैं समन्वय का सिद्धांत कि इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर समन्वय रहता है। ध्यान दीजिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर समन्वय रहता है। बालक पहले संपूर्ण अंगों के ध्यान दीजिएगा, बालक पहले संपूर्ण अंगों को तथा फिर उस अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है। तत्पश्चात वह इन समस्त भागों में समन्वय स्थापित करना सीखता है। जब तक शरीर के विभिन्न अंगों तथा उनके भागों के बीच समन्वय स्थापित नहीं होता तब तक उचित विकास नहीं हो पाता है। विभिन्न अंगों के एकीकरण की गतियों को सरल एवं सहज बनाता है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं जिससे कि हमारे सभी विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ जाए। इस समन्वय का सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर समन्वय रहता है। बालक अपने संपूर्ण अंगों को तथा फिर उस अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है। तत्पश्चात वह उन समस्त भागों में समन्वय स्थापित करना सीखता है। जब तक शरीर के विभिन्न अंगों तथा उनके भागों के बीच समन्वय स्थापित नहीं होता तब तक उचित विकास नहीं हो पाता है। विभिन्न अंगों के एकीकरण की ही गतियों को सरल एवं सहज बनाता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट सिद्धांत है वह है वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। और आपको बताते चलें कि वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के 7 सिद्धांत हैं, जिसमें पहला है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, तीसरा है परिमार्जितता का सिद्धांत, चौथा है निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत और अगला है 5 नंबर पर समान प्रतिमान का सिद्धांत, 6 नंबर पर जो अभी फिलहाल ही बताए हैं समन्वय का सिद्धांत एवं 7वां एवं अंतिम सिद्धांत का नाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये भी सिद्धांत अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो विद्यार्थियों को ध्यान पूर्वक इसको सुनना चाहिए। पुनः एक बार रिपीट करके आपको बता रहे हैं कि आपको इस वीडियो में किस प्रकार की समस्याएं आ रही है। किसी प्रकार की समस्याएं आ रही है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके या फिर हमारा तो वृद्धि एवं विकास का 7वां सिद्धांत है वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं इसका अध्ययन करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण के परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह सिद्धांत कहता है इस सिद्धांत के अनुसार यानी कि वंशानुक्रम तथा वर्ण के सिद्धांत के अनुसार, पुनः रिपीट करते हैं, 7वां हमारा सिद्धांत है वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया के सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। मतलब कि बालक का विकास में उसके वंश और उस वहाँ का वातावरण का योगदान होता है। केवल वंशानुक्रम अथवा केवल वातावरण के बालक के विकास के दिशा व को निर्धारण नहीं कर सकते हैं, वरन दोनों ही अंतःक्रिया के द्वारा विकास की दिशा एवं गति का नियंत्रण करते हैं। वास्तव में वंशानुक्रम उन सीमाओं को निर्धारण करता है जिससे आगे बालक का विकास करना संभव नहीं होता है, जबकि वातावरण उन सीमाओं के बीच विकास के अवसर व संभावनाओं को निर्धारित करता है। अच्छे वंशानुक्रम के अभाव में अच्छा वातावरण निष्फल हो जाता है तथा अच्छे वंशानुक्रम के बावजूद दूषित वातावरण बालक को कुपोषण तथा गंभीर रोगों का शिकार बना सकता है अथवा उनकी जन्मजात योग्यताओं को कुंठित कर सकता है। कहने का मतलब है
कि किसी भी बालक के वृद्धि एवं विकास में उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का अपना अपना अलग अलग योगदान है। अगर उसका वंशक्रम सही ढंग से नहीं होगा तो कितनी भी उसकी सुविधाएं एवं वातावरण उसको उपलब्ध कराया जाए, उसका विकास उतना तीव्र गति से नहीं हो पाएगा। ठीक इसके विपरीत अगर कितना भी आप इन्वायरमेंट अच्छा उपलब्ध कराएं लेकिन वंश सही नहीं होगा तो उसका विकास सही ढंग से नहीं होगा। और ठीक इसके विपरीत अगर वंश कितना भी बढ़िया अच्छा हो लेकिन उसको उपयुक्त वातावरण नहीं मिलेगा तो उसका विकास उस ढंग से नहीं हो पाएगा। जैसे मान के चलिए कि उत्तरी गोलार्ध बर्फ के क्षेत्रों में रहने वाले जो जीव हैं उनको जो है गर्म प्रदेशों में पहुंचा दिया जाए तो उनका जीवन संभव नहीं है। तो इस प्रकार हमारा जो वीडियो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वृद्धि एवं विकास से संबंधित था। इस साथ सिद्धांत जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए बहुत विस्तार से बताना संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ दिनों के बाद इसका एक संक्षेप वीडियो बनाएंगे जो काफ़ी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो अगर इस वीडियो से आपको लाभ मिल रहा है तो निश्चित रूप से आप जो इस वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। निश्चित रूप से इस वीडियो में कुछ त्रुटि रह गई है तो उसमें अगले बार इसमें सुधार करने की प्रयास किया जाएगा। और हमको आशा है कि शिक्षा को क्षेत्र करके अगर किसी भी क्षेत्र में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, समय श्रम आप देते हैं तो शिक्षा से बढ़कर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं